हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय का एक जगत मोनेरा जगत पढ़ेंगे। मोनेरा जगत जिसे हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा और 5 जगत वर्गीकरण में हमने पहला पढ़ा जो क्या था, मोनेरा जगत। तो आज हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत जो है उसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उनके लक्षण कौन कौन से हैं और उसे किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन उस जीवाणुओं में भी प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, दूसरा आता है टिनोमाइसिटीज, तीसरा जो आता है वो है साइनोबैक्टीरिया और चौथा जो आता है वो आर्कीबैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे कि हमने द्विजगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत को भी और उसके वर्गीकृत किया गया है। जैसे 5 जगत में द्विजगत वर्गीकरण के बाद हमने 5 जगत पढ़ा, तो 5 जगत में हमने 5 जगत पढ़ा, उसमें पहला जगत हमने पढ़ा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में फिर हमने बांटा उसे, पहला बैक्टीरिया, दूसरा एक्टिनोमाइसिटी, तीसरा साइनो और चौथा आर्कीबैक्टीरिया में। तो इस तरीके से इसे 4 भागों में बांटे। अब पहला देखते हैं हम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो खोज है, ठीक है, जिसे हम लोग सामान्यतः जीवाणु कहते हैं, ये एक यूनिसेल्युलर होती है और इसकी खोज 1683 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का निर्माण खुद किया था और उन्हीं के द्वारा उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि बैक्टीरिया की संरचना किस तरीके से होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे मोनेरा जगत की बात करूँ तो मोनेरा जगत में जो जीवाणु है वो पृथ्वी पर, मतलब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो नहीं पाया जाता। जीवाणु हर जगह उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि जीवाणु क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक ये स्वपोषी होते हैं और परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी से होते हैं। और इनकी झिल्ली जो है वो ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, लवक इत्यादि का अभाव होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए इनमें ये नहीं पाया जाता। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की, साथ ही साथ पेप्टाइडोग्लाइकिन, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया होती है। और इनमें जो राइबोसोम की अगर मैं बात करूँ तो राइबोसोम इनमें 70S पाया जाता है और इनमें पाया जाता है फ्लैजिला जो देखिए पुंज के समान दिखाई दे रहा है, जो किसी भी चीज़ को गति प्रदान अर्थात गति करने के लिए से सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया होती है। याद रखिए इनमें प्रजनन होता है, तो प्रजनन के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक और एक होता है वर्धी प्रजनन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, परंतु हमें यह जानना जरूरी है कि इसमें प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक, लैंगिक और वर्धी प्रजनन होती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की संरचना और इनमें प्रजनन प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरे अगर मैं बात करूं एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे कवक सम जीवाणु कहते हैं, अर्थात ये कवक के समान दिखाई देता है। देखिए पेड़ के जैसे रस्सी जैसे धागेनुमा संरचना के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज या कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की, तो संरचना से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये एसिटिक रे अर्थात माइस्टिस फंगस दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। ये बहुकोश की प्रोकैरियोटिक तंतुवत जीवाणु होते हैं। याद रखिए बहुकोश की होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक होंगे, इसलिए तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक होने के कारण। और तंतुवत जीवाणु होते हैं, अर्थात इनमें जीवाणु के समान और फंगस के समान, कवक के समान दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटिक या कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। अगर मैं फंगल कैरेक्टर की बात करूं, लक्षणों की बात करूं, तो ये तंतुवत फिलामेंट शरीर पर पाया जाता है। देखिए तंतुवत मतलब धागे जैसे संरचना, जिसे कवक में अगर फंजाई में कहें तो माइसीलियम कहते हैं। और इनमें कोनिडिया कहने का अर्थ होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि इमली एक के ऊपर एक उसमें अंदर दाने भरे होते हैं, उसी तरीके से रहते हैं। और एक कोनिडियो जब टूटकर अलग होता है तो एक नए जीवाणु का निर्माण कर देता है, इसे कोनिडियो 4 भी कहते हैं। और ये परिपक्व होने के बाद टूटते चले जाता है। अगर मैं बैक्टीरिया के लक्षण इसमें देखूं तो बैक्टीरिया लाइक कैरेक्टर मतलब कहने का अर्थ होता है कि बैक्टीरिया के भी गुण पाए जाते हैं जीवाणु के समान। तो पहला यही होता है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। और इसमें एक चीज और स्पष्ट होती है कि अगर मैं बात करूं इसमें प्रोकैरियोटिक, तो इसमें कोई कोशिकांग तो पाया नहीं जाएगा, अर्थात इसके लक्षण जो रहेंगे वो एक जीवाणु के समान ही होते हैं। तो कहने का अर्थ यही होता है कि इनमें जो
प्रोकैरियोटिक लक्षण है, यही इसके किसके बैक्टीरिया गुण को प्रदर्शित करते हैं इसकी कोशिका भित्ति के अनुसार, और जो फंगल है वो कोनिडियो और तंतुवत संरचना को प्रदर्शित करता है। अब अगर बैक्टीरिया की संरचना में एक और चीज़ आता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में एक प्रयोग किया था जिसके आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा था, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। अगर पिंक आया तो निगेटिव, अगर पर्पल आया तो पॉजिटिव। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इस तरीके से इसने उन्हें वैज्ञानिक ने इसे ग्राम स्टेनिंग एक केमिकल के द्वारा बताया था। इस तरीके से हमने ये देखा कि और ये पाया कहाँ जाता है, स्पष्ट है कि पाया कहाँ जाता है, ये मृदा, जल, कीचड़, खाद्य पदार्थों और खादों में पाए जाते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं। और इसकी एक चीज़ और होती है कि ये मृतोपजीवी तथा कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती है। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि ये मृत चीज़ों में भी पाया जाता है और कोनिडियो एवं ओडियो के द्वारा प्रजनन होते हैं। मैंने अभी बताया कि कोनिडियो में जो होता है ओडियो जो टूटकर कंची के समान अलग हो रहा था गिरकर, उसे ही कोनिडियो कहते हैं, उसे सामान्यतः ओडियो भी कहते हैं। और इसकी जो लंबी संरचना है उसे कोनिडियो 4 कहते हैं। और ये इसी तरीके से टूट कर देखिए कंची के रूप में टूटकर गोल गोल वो अलग होती जाती है। ये एक प्रजनन की प्रक्रिया है। कोनिडियो 4 में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, राय क्या है, ये फंगस, रे फंगस भी कहा जाता है इसे। अब तीसरी प्रकार अगर मैं देखूं तो ये आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल, अर्थात शैवाल के समान सा लक्षण होते हैं। अर्थात एक पहला लक्षण कि यूनिसेल्युलर होता है और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुकोशिकीय होता है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती है। तंतुवत अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के लक्षण, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। अर्थात दोनों के समान भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। एक कोश की, बहुकोश की या तंतुवत प्रकाश संश्लेषी होने के कारण क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। और इनमें ये लक्षण इनमें उपस्थित होने वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर उपस्थित कहाँ कहाँ रहते हैं तो जैसे तालाब, पोखरों, नम भूमि या धान के खेतों पर पाए जाते हैं। जैसे ये सहजीवी के रूप में फ्रेंड, प्रोथेलस, ब्रायोफाइटस ये सब जो पाए जाते हैं उनके साथ एजोला हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, उसके साथ भी यही पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसकी एक प्रजाति होती है एक एजोला जिसकी खेती भी किया जाता है और ये स्वयं पौधों में होते हैं अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं और क्लोरोफिल ए तथा सी उपस्थित रहता है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इनमें क्षमता होती है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं, अर्थात इनमें ये क्षमता पाई जाती है। दूसरी अगर बात करूं इनकी बहुकोश की होने का, अर्थात ये सेप्टेट और असेप्टेट जैसे संरचनाओं में बटे हुए रहते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर म्यूकोपेप्टाइड नामक एक आवरण पाया जाता है। म्यूकोपेप्टाइड याद रखिए, ये एक आवरण पाया जाता है और ये कठोर होती है थोड़ी सी, और इनमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है। जो सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो पौधों के पत्तियों में भी और तनों में भी पाया जाता है। अर्थात इनकी जो आवरण है कोशिका भित्ति, जो मैंने म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड कहा था, इनमें किसके रूप में रहता है, सेलुलोज के रूप में रहता है। इसमें भोज्य पदार्थ का संग्रहण, ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण की अगर बात करूं तो ये स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ का क्या करता है, संग्रहण करता है, अर्थात स्टोरेज करके रखता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है भोज्य पदार्थ को, ताकि समय आने पर उसे क्या कर सके, संचित करके ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ये स्टार्च और प्रोटीन के रूप में रखता है। अगर इसमें प्रजनन की बात करूँ तो इकाइनोटस या होमोगोमस और हिट्रोसिस्ट, ये एक आवरण अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। इस तीनों प्रकार की इनमें प्रजनन पाई जाती है। उदाहरण के लिए नॉस्टाक, इनाबिना और ऑस्लेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके उदाहरण इसमें आते हैं। चौथा चीज़ आता है जिसे कहते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया। ये इस बैक्टीरिया के वर्गीकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। इसे प्राचीनतम समूह सेल वॉल कहते हैं, प्राचीनतम जीवाणु कहा जाता है इसे जीवाश्म भी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो लिपिड और शाखित श्रृंखलाओं की बनी होती है। आर्कीबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो शाखित और किसकी, लिपिड शाखित श्रृंखलाओं की बनी होती है, अर्थात लिपिड्स पाए जाते हैं। हमने सेल्यूलोज तो पढ़ा था, ठीक है, परंतु इसमें ये चीज़ भी पाई जाती है। दूसरी इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता यह है कि ये असाधारण ताप और पीएच से रक्षा करती है, इसकी यही चीज़ खासियत है। और इसकी जो कोशिका वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं पाए जाने के कारण ये अधिक ताप पर भी रह सकते हैं और अलग अलग वातावरण में भी रह सकते हैं। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक मेथनोजेंस आता है, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिलस। सबसे पहले मेथनोजेंस की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक अम्ल से ये मेथेन गैस पैदा करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि गोबर की जो गैस होती है या गोबर को सड़ाकर जो मीथेन गैस प्राप्त
प्राप्त होती है वो इन्हीं क्षेत्रों के कारण होती है। ये दलदली भूमि पर या पशुओं के रूमेन अर्थात प्राथमिक आमाशय पर पाया जाता है। पशुओं में 4 प्रकार के आमाशय होते हैं, उनमें से जो पहला आमाशय है उसी में यह पाया जाता है और इसी का उपयोग, इसी मेथनोजेंस का उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों पर किया जाता है मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए, जिसे हम लोग सामान्यतः बायोगैस कहते हैं। तो इस तरीके से ये कौन होता है, ये होता है आर्कीबैक्टीरिया का पहला मेथनोजेंस। अगर उदाहरण की बात करूँ तो मेथेनोबैक्टीरिया इसमें आता है। दूसरा आता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कहने का अर्थ होता है कि वहाँ पर लवण पाए जाते हैं, अर्थात अधिक नमक की सांद्रता वाले घोलों पे पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक सांद्रता वाले घोल पाए जाते हैं वहाँ पर ये हेलोफिल्स होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश वर्णी का उपयोग कर सकते हैं और एटीपी का संश्लेषण करते हैं, अर्थात इनमें उपापचयी क्रियाएं होती है। सूर्य के वर्णकी झिल्लियों के द्वारा ये उपयोग कर एटीपी ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे ये स्टोरेज करके रखते हैं। इसका उदाहरण देखें तो हेलोबैक्टीरिया या हेलोकोकस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेलोफिल्स होते हैं। तीसरा जो आता है वो है थर्मोएसिडोफिलस। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है थर्मोएसिडोफिलस अर्थात गर्म, जहाँ लगभग तापमान 80 डिग्री सेल्सियस और गंदगी जहाँ हो वहाँ पर ये कितना गंधक युक्त झरनों वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि थर्मोएसिडोफिलस जो होते हैं वो अधिक तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं जहाँ गंधक की उपयोगिता अधिक होती है। अर्थात आर्कीबैक्टीरिया जो है इसी उसके लक्षण के कारण ये पृथ्वी के अधिक तापमान वाले क्षेत्र पर भी पाए जाते हैं और ये पहले भी उपस्थित थे, अर्थात इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने मोनेरा जगत के 4 जगत के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।